हेलो ऑल। मॉर्निंग। 5 मिनट और रुकते हैं फिर जो भी आता है सर। 2 मिनट और देखते हैं उसके बाद स्टार्ट। ओके सर। स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। स्टार्ट करें। आपको आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके एंड वॉइस क्लियर है? वॉइस शोज द वॉइस एंड एवरीथिंग इज ओके? यस सर। टू गो। तो लास्ट टाइम मेरे को 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे कि सर पढ़ाना कब स्टार्ट करेंगे एंड हमें स्टडी मटेरियल कब मिलेगा एंड थर्ड वन वाज कि आप पढ़ाएंगे किस से। तो जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे अभी, ये आपको नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको स्टडी मटेरियल ही दिख रहा है आपको जिससे कि हम लोग पढ़ाएंगे एंड हम लोग अपनी सारी चीज़ें आज से स्टार्ट करेंगे। तो As I told you in the last class, हमारे पास 5 topics हैं. First one is your Indian Contract Act, second one is your Sale of Goods Act, third one is your partnership, fourth one is your limited liability partnership, and the fifth and last one is your Companies Act. जो कि आप Contract Act आप यहाँ पे almost सारा पढ़ेंगे
बाकी सारी चीजें आप जैसे अब सीए फाउंडेशन की। आवाज क्लियर आ रही है? No, sir. सर Yes, बीच sir. बीच में बैकग्राउंड आवाज से यानी चुर चुर सुर सुर ऐसा हो रहा है बीच में। सर गर्मी बहुत है ना, तो पंखा चल रहा है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से आ रही होगी आपको। बंद कर दूं? Yes, sir. जस्ट अभी ठीक है? Yes, sir. ओके, अभी डिस्टर्बेंस तो नहीं है? No, sir. ओके, परफेक्ट। सो एज आई टोल्ड यू, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ जो कि हमने लास्ट क्लास में भी बात किया था कि हम लोग 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे इन आवर सीए फाउंडेशन। फर्स्ट वन इज योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि आप ऑलमोस्ट फुल फ्लेज्ड पढ़ोगे यहाँ पे। सेकंड वन इज योर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, थर्ड वन इज योर पार्टनरशिप एक्ट, फोर्थ वन इज योर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन इज कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड दिस विल बी योर स्टडी मटेरियल व्हिच आई विल बी आपके साथ हम लोग शेयर भी करने वाले हैं इन द फ्यूचर, एंड आपको इसकी सॉफ्ट कॉपीज वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है, जो मैंने उस दिन भी आपको बताया था, फर्स्ट वन इज योर नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की। सबसे पहली बात की कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनते कैसे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स का नेचर क्या होता है, वो आपको सारी चीजें समझनी है। कि अगर कोई भी चीज है, तो जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आपके और हमारे बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज स्टूडेंट्स एंड एएस एजुकेट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। दैट एएस एजुकेट विल गिव यू गाइस फर्स्ट 2 डेमो क्लासेस, एंड उसके बाद में विल प्रोवाइड यू लाइक एवरीथिंग एंड एनीथिंग जो भी आपके एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है, जो भी आपकी स्टडीज के लिए रेलिवेंट है, या फिर जो भी आपकी सारी चीजों के लिए रेलिवेंट है, वो आपको दिया जाएगा, एंड इन टर्न you will give us the money. So this is nothing but a sort of the contract जो कि ES Educate and आप लोगों के बीच में हुआ है। अब सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, what are the essential elements of those contract। सबसे पहली बात, आपका एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज बिंग, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे किसी से भी जाके तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जो हम लोग बैटिंग करते हैं, तो इंडिया में सट्टेबाजी होती है ऑन क्रिकेट या फुटबॉल पे, जो फुटबॉल पे इंडिया में ज्यादा नहीं होती है, बट आउटसाइड कंट्री होती है, तो फुटबॉल पे होती है। और जो बाकी यहाँ पे गैम्बलिंग होती है, दैट ऑल आर नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दोस आर इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड थर्ड थिंग जो आप लोग पढ़ोगे, दैट इज योर टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस वन। एंड उसके बाद में एक किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट की 2 सबसे बड़ी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। फर्स्ट वन इज दिस, व्हाट इज योर एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी एग्रीमेंट अगर आपने कर लिया तो दैट विल बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। उसकी कंडीशंस होती हैं। कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब उसके अंदर, जब उसमें 2 चीजें होंगी। फर्स्ट वन इज एन एग्रीमेंट एंड सेकंड वन इट इज वैलिड अंडर लॉ। अगेन कोटिंग द सेम एग्जांपल, अगर आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है कि अगर इंडिया ये वाला मैच जीती है तो मैं आपको 5,000 रुपए दूंगी या दूंगा, वो और अगर इंडिया मैच हार जाती है, इंडिया मैच जीत जाती है, अगर आप उस बंदे को 5,000 रुपए नहीं देते हैं, तब वो बंदा आपके ऊपर, या दैट पर्सन और शी और ही cannot go anywhere to just to claim that expense on you कि इसने ये मेरे से ये वाला एग्रीमेंट है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मेरे से हारा था, एंड ही इज नॉट गिविंग मी माय मनी। ठीक है, बिकॉज वो जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल नहीं है लॉ में इन इंडिया, बिकॉज दैट इज एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड देन एग्रीमेंट के अंदर आपकी 4 डिफरेंट चीजें आती हैं। फर्स्ट वन इज योर, आवाज क्लियर नहीं आ सर रही। आवाज नहीं आ रही। I think there's some internet issue going on. सर Just a second, just a second. सर आप अभी आ रही है? हाँ अब ठीक है सर। हाँ, वो एक्चुअली इंटरनेट इशू है थोड़ा सा। हम लोग आजकल डिजिटल वर्ल्ड में है ना, तो यस प्रॉब्लम सर, इट्स ओके।
प्रॉब्लम है थोड़ा सा ना, सॉरी फॉर दैट। एंड आई ट्राई कि नेक्स्ट टाइम से ना हो, बट यू नो बिकॉज द टेक्नोलॉजी इट इज नॉट इन आवर हैंड, सो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। या तो आई वाज एट अ प्लेस लाइक कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज योर एग्रीमेंट एंड सेकंड वन इज योर एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ मींस कि वो आपका लॉ में लीगल होना चाहिए, लॉ आपको अलाउ कर रहा होना चाहिए कि वो अगर सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी आप खुद अगर उसको उस एग्रीमेंट को परफॉर्म नहीं करते हैं तो आप lawfully action against second party, third party or fourth party or like anybody against you who action ले सकता है। ठीक है। थर्ड वन which will be coming in here is your offer। ये एग्रीमेंट के चार पार्ट्स होते हैं, that is first one is your offer। हम लोग पढ़ेंगे कि लीगल रूल्स क्या है किसी भी एक वैलिड ऑफर के लिए, ऑफर कितने तरीके के होते हैं, प्रपोजल क्या होता है और आप ऑफर को कम्युनिकेट कैसे करें। ठीक है। एंड दिस योर, यहाँ पे आपका प्लस का साइन आता है बीच में कि आपने किसी ने एक ऑफर किया एंड आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो तभी आपका एग्रीमेंट बनेगा। अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। एंड एक्सेप्टेंस में आपकी दो चीजें होंगी, व्हाट इज योर लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड सेकंड वन इज योर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस। एनी डाउट एनीवन इसमें? अगर किसी को कोई भी डाउट है, किसी को कोई भी चीज है, उसके बाद मैं आपको लॉ की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो कि आपको ना ही सीए फाउंडेशन में अंटिल यू गेट क्लियर इन योर सीए फाइनेंस, या फिर आप अगर आने वाले भी किसी टाइम में अगर आप कोई भी लॉ की चीज अगर आप पढ़ते हैं तो आपको किस तरीके से पढ़नी है। यहाँ पे कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके। तो देखो बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ना, अभी तक हम लोगों की जो स्कूल्स में जो हैबिट थी, वी यूज्ड टू मग अप द थ्योरी। बिकॉज हम लोग जैसे आप लोग बिजनेस स्टडीज भी पढ़ के आए हैं, आप लोग इंग्लिश भी पढ़ के आए होंगे, आप समवेयर इन अकाउंट्स आपकी थ्योरी होती है एंड समवेयर इन इकोनॉमिक्स भी आपकी थ्योरी होती है। तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग ज्यादातर चीजें, और हम लोग ही नहीं, एक्चुअली हमारा स्टडी कल्चर ऐसा है, हमारा स्टडी मटीरियल भी कुछ ऐसा है कि हम लोग वहाँ पे वो वाली चीजें हम लोग ना मगअप करने के लिए ट्राई करते हैं और मगअप करते भी। बट लॉ में जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपको मगअप कुछ भी नहीं करना है। अगर आप रट्टा मारने जाओगे, आप पहली लाइन का रट्टा मारोगे, आप चौथी लाइन का जैसे ही पहुंचोगे, चौथी लाइन का पहली दो लाइनें पूछोगे। तो आप ये हमारा जो लॉ का जो बेसिक एसेंस है वो ये है कि आपको चीजों को समझना है और आपको उस चीज के कंटेक्स्ट में जाना है कि वो लॉ कह क्या रहा है। एंड एग्जामिनर भी जो आपसे क्वेश्चन अगर कोई करेगा ना, तो एग्जामिनर आपसे कभी ये नहीं कहेगा दैट व्हाट इज एन एग्रीमेंट या व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एग्रीमेंट, राइट दीज पॉइंट्स और समथिंग और लाइक दीज पॉइंट्स। इस तरीके की चीजें आपको अगर आती भी है एग्जाम में, तो 1 या 2 नंबर की आती है, उससे ज्यादा की नहीं आती है। एग्जामिनर आपसे जो पूछेगा वो आपसे केस स्टडी बेसिस क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये चीजें हुई और आंसर इसका उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल अगर ए यहाँ पे ए दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट में, एक ए एंड सेकंड वन इज योर बी। ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने परफॉर्म करने से मना कर दिया, दीज वर द कंडीशन, दीज वर द सर्कमस्टांसेस एंड दीज वर द थिंग्स, नाउ एक्सप्लेन क्या ए गलत है या बी गलत। तो वहां पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपकी लॉ की नॉलेज को टेस्ट करेगा कि आपको लॉ आता कितना है, आप लॉ के कंटेक्स्ट में कितना गए हैं और आपको लॉ की जो एसेंस है वो आपको पता है या नहीं पता। ऑलराइट। तो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लॉ को कभी मगअप मत करना, आप कभी नहीं कर पाओगे। एनी डाउट इन दिस? कोई भी डाउट? सर फिर याद कैसे करेंगे, या फिर सर इसको समझा कैसे जाएगा, या फिर अगर ये इतना बड़ा है तो कैसे किया जाएगा? एनी डाउट इन दिस? नो सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो जैसे अब हम स्टार्ट करते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन ये आया कैसे और ये कब आया, कैसे आया। तो जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, इसका जो ईयर ऑफ जो इंट्रोडक्शन है दैट इज 1872, व्हिच मींस प्रायर टू इंडिपेंडेंस इन इंडिया ये वाला लॉ आ चुका था। तो ये जो लॉ था ये हमारे ब्रिटिशर्स लेके आए थे। ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था, बहुत टाइम पहले की बात है, जब इंडिया राजाओं के पास था, उसके बाद फिर इंडिया ब्रिटिशर्स के पास गया, दैट स्टोरी वी ऑल नो। उस टाइम पे ये लॉ ब्रिटिशर्स लेके आए थे एंड जस्ट टू एस्टैब्लिश अ थिंग कि अगर कोई दो पार्टीज ट्रेड करती हैं, और उस टाइम पे मेजरली जो बार्टर ट्रेडिंग हुआ करती है, कि अगर दो पार्टीज को ट्रेड करती हैं देन व्हाट विल बी your provisions to this thing and what will be the implications of these things and what will be who will be the parties to the contract and ये contract perform कैसे किया जाएगा and so on and so forth.
जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ, दैट दिस इज अ टर्म नथिंग टू बी वरीड अबाउट, इट अफेक्ट्स एवरीबडी, मोर सो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्योंकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखोगे इन जनरल लाइफ, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट जो है मेजरली हम लोग अपनी रियल लाइफ में जो करते हैं वो मेजरली हम लोग ट्रेडिंग करते टाइम करते हैं, या फिर हम लोग जब जैसे आप और हम कर रहे हैं, दैट इज आल्सो सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड, और आल्सो सॉर्ट ऑफ लाइक कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री सॉर्ट ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री है, या फिर अगर आप कहीं परचेज करने जाते हैं कोई चीज तो वो इंडस्ट्री है। इट मे बी सेड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। Agreed. The law relating to contract is governed by Indian Contract Act 1872. It came into force on September 1, 1872. ये डेट याद कर लेना सर, ये कॉन्ट्रैक्ट कब आया था। समटाइम्स एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आया कब था, that could form your 2 marks question or 3 marks question, एंड वो उसका एसेंस भी पूछ सकता है आपसे। The preamble to the act says that it is an act to define and amend certain parts of the law relating to the contract, and it extends to whole of India. किसी को ये चीज याद है, मैंने लास्ट टाइम क्लास में बताई थी कि पहले कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे जो कि आपके हर जगह नहीं लगते थे, बट अब वो हर जगह लगते हैं, एंड व्हाट आर द रीजन एंड व्हाट आर द थिंग्स कि वो हर जगह पे क्यों लगते हैं। कोई बताना चाहेगा? एक बार बन गए तो पूरी कंट्री में एक जैसे ही फॉलो किए जाएंगे। नहीं, ये एक्चुअली ये था कि पहले कुछ चीजें जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट पे नहीं लगती थी, बिकॉज एक वो डिफरेंट टेरिटरी मानी जाती थी, एंड लॉ में भी हमारे लिखा था कि दैट नो एवरी कॉन्ट्रैक्ट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट फॉर दिस। बट जब से सेक्शन 370 हटा है तब से हर चीज, क्योंकि वो जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया नाउ, ऑल्दो इट वाज अर्लियर आल्सो, बट वो लॉ में हमारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सॉर्ट ऑफ ऐसा लिखा था कि वो नहीं होगा, और अगर वहाँ पे कुछ भी अगर एप्लीकेबल कराना है आपको, तो आपको पहले उनसे वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। बट सिंस जब ये 370 हटने के बाद में अब ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज एप्लीकेबल ऑन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। ओके, सो नाउ इफ आई गो बाय अगेन हियर, तो जो एक्ट जो है आपका मोस्टली ये जो डील करता है, दिस डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स। द एक्ट इज डिविजिबल इन 2 पार्ट्स। पहला सेक्शन आपका 1 to 75, एंड दैट इज योर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड देयरफॉर अप्लाइज टू द कॉन्ट्रैक्ट्स irrespective of their nature. The second part is section 124 to 138. ये सिर्फ आपकी रीडिंग्स हैं जो कि मैं बता देता हूँ एक बार पढ़ के, सो दैट आपको प्रॉपर्ली समझ में आए कि ये चीज आई क्यों थी, कहाँ से आई थी। As a result of increasing complexities of business environment, innumerable contracts are entered into by the parties in usual course of carrying on their businesses. That I told you, like you and us guys, contract is the most usual method of defining the rights and duties in a business transaction. अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके नहीं होंगे तो फिर वो लॉफुली कैसे होगा? अगर एक पार्टी एग्री करती है, दूसरी पार्टी एग्री करती है, बट एक पार्टी परफॉर्म नहीं करती है, तो व्हाट विल बी द consequences, what will be the implications, and how the second party will be compensated, and so on and so forth. This branch of law is different from other branches of law in a very important aspect. It does not prescribe so many rights and duties which the law will protect or enforce. Instead, it contains a number of limiting principles subject to which parties may create rights and duties for themselves. ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। बाकी सारे लॉस के अंदर मेजरली वो लिखा होता है कि ये चीज होगी कैसे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं तो ये लिखा होता है कि कंपनीज गवर्न कैसे होगी, और कंपनीज में एप्लीकेबल क्या होगा, कंपनी में एप्लीकेबल क्या नहीं होगा, how that chairman will perform, what are the duties and responsibilities of the chairman, board of directors and KMPs and all those things. बट इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, ये लिमिट करता है सब्जेक्ट टू द पार्टीज, जिनके राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी, और उनके लिए भी और बाकी भी।
1872 codifies the legal principle that governs contracts. The act basically identifies the ingredients of a legally enforceable valid contract. जो मैंने आपको पहले टाइम बताया था कि illegally enforceable आपके valid contract बनेंगे. In addition to dealing with certain special type of contractual relationships. Like indemnity, guarantee, bailment, pledge, quasi contract जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने लास्ट टाइम बताया था. हम इन सारी चीजों को डीप में भी पढ़ते जाएंगे एंड हम इन सारी चीजों को डीप में जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी हम लोग इनके डीप में जाएंगे एंड हम लोग उस टाइम पे भी देखेंगे कि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, हाउ दे विल बी परफॉर्म्ड, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन देम एंड राइट्स में क्या डिफरेंस आता है, लायबिलिटी में क्या डिफरेंस आता है, ड्यूटी में क्या डिफरेंस आता है. एनीबॉडी एनी डाउट until now? किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो. सर डाउट तो नहीं है बट ऐसे मतलब पूरा क्लियरिटी नहीं हो रहा है. सर क्या क्लियरिटी नहीं हो रहा है बताइए, एक बार मैं क्लियर करता हूँ. एक बार जो आपने पढ़ाया सारा बता देंगे, पिछला पैरा जो सारा पढ़ाया है. लास्ट क्लास वाला बताऊं या फिर जो मैंने इस क्लास में पढ़ाया वो बताऊं? आप जैसा कहोगे मैं बता देता हूँ. एग्रीमेंट से नीचे वाला. ओके मैं यहाँ पे आपको क्रक्स में इसके टेबल से टेबल से नीचे वाला सर. टेबल से नीचे वाला. हाँ जी सर. ओके देखो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपको एग्जिस्टेंस में लाना है ना तो उसमें दो चीजें बहुत ज्यादा एसेंशियल होती हैं. फर्स्ट वन इज योर एग्रीमेंट एंड सेकंड वन इज योर एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे मान लो आप और मैं फ्रेंड हैं, ठीक है, आप और मैं एक जगह जाते हैं और हमने यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया है कि आप जहाँ पे मेरे साथ जाएंगे वहां पे जाके हम लोग ये चीजें परफॉर्म करेंगे, ठीक है. या फिर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूँ. आप एक शॉपकीपर हैं और मैं एक परचेजर हूँ. मैं आपकी शॉप पे आया, मैंने आपको बोला, आपसे मैंने पूछा फॉर एग्जाम्पल कि क्या आपके पास आप मेडिकल स्टोर के मान लीजिए ओनर, ठीक है, और बिकॉज ये जो टाइम ऐसा था कि मेडिसिन वगैरह बहुत ज्यादा जरूरत थी तो मैं इसीलिए मेडिकल शॉप का एग्जांपल लेके चलता हूँ सो दैट यू गाइस आल्सो कैन रिलेट. मैं आपके पास गया बिकॉज शॉर्टेजेस ऑफ मेडिसिन चल रहा था मार्केट के अंदर, तो बीइंग अ परचेजर मैं आपके पास गया और मैंने आपसे बोला कि क्या आपके पास फॉर एग्जांपल एक्स मेडिसिन है, पैरासीटामोल लेके चलते हैं. तो आपने कहा मेरे पास पैरासीटामोल अभी नहीं है, ठीक है. एंड आई टोल्ड यू कि आप पैरासीटामोल जब आपके पास आ जाएगी तो क्या आप मेरे को दे देंगे. तो आपने मुझे कहा कि हाँ मैं आपको दे दूंगा. दिस फॉर्म्स एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी. यहां तक कोई डाउट है? नो सर क्लियर है. ठीक है. अब इसके बाद में हुआ क्या, आपके पास आई पैरासीटामोल, आपके पास आ गई, ठीक है, बट वो आपने पैरासीटामोल फॉर एग्जांपल आपने किसी और वाई पर्सन को आपने सेल आउट कर दिया. बट जब मैं आपके पास गया कि सर आपसे मैंने पैरासीटामोल मंगाई थी और आपने आपके पास हो गया आई थी, तो आपने कहा आई थी बट मैंने वो किसी और को सेल आउट कर दी. आपने एग्रीमेंट की जो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था आपने परफॉर्म किया? नो सर. बट क्योंकि ये वर्बल एग्रीमेंट था, ये कहीं पर रिकॉर्डेड नहीं था, ये कहीं पर डॉक्यूमेंटेड नहीं था, ये कहीं पर अटेस्टेड नहीं था, ये कुछ भी नहीं था. दिस एग्रीमेंट विल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. एनी डाउट इन हियर? नो सर क्लियर. क्लियर. ये आपका पहले कॉन्ट्रैक्ट की दो एसेंशियल एलिमेंट्स बनते हैं. बट फर्स्ट आपका एग्रीमेंट होना चाहिए आपके बीच में एंड सेकेंड आपकी एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए, तब आपका वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. अब हम चलते हैं ऑन अदर हैंड. सेम एग्जांपल, मैं आपके पास आया, आपसे मैंने कहा पैरासीटामोल दे दो, आपने कहा नहीं है, मैंने कहा ठीक है जब आ जाएगी तब आप मेरे को दे देना, आपने कहा ठीक है. मैंने आपको मैं एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आया आपके साथ में, ठीक है. हम लोग छोटे रिटेलर की ना बात करके हम लोग बल्क रिटेलर्स की बात करते हैं तो आप उससे ज्यादा अच्छा समझ पाओगे. आप एक होलसेलर हो, मैं एक रिटेलर शॉप वाला हूं और आप एक होलसेलर हो. तो मैं आपके पास आया तो मैंने आपसे कहा कि मेरे को 4 कार्टन के पैरासीटामोल के 4 कार्टन चाहिए. आपने कहा ठीक है आई विल गिव यू दैट. बट मैंने आपसे इस बार वर्बल कॉन्ट्रैक्ट ना करके मैंने इस बार आपसे डॉक्यूमेंटेड कॉन्ट्रैक्ट किया. उस पर आपके भी साइन है, मेरे भी साइन है और हमारे जो विटनेसेस हैं उनके भी साइन है, करेक्ट. एंड हाइपोथेटिकली स्पीकिंग वो जो पेपर्स है वो कोर्ट पेपर्स, जो आपके स्टैम्प पेपर्स होते हैं. स्टैम्प पेपर जानते हैं आप लोग?
नो खुशदीप सर। नहीं जानते? नो नो सर। अच्छा, कभी घर में प्रॉपर्टी के पेपर्स देखना। प्रॉपर्टी के पेपर्स एक स्टैम्प पेपर पे बने हैं जहाँ पे लिखा होता है इंडियन नॉन जुडिशियल, 10 रुपए का या 100 रुपए का या 50 रुपए का। घर में पूछना, वो आपके पापा या मम्मी आपको बता देंगे किस स्टैम्प पेपर होते हैं। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था मेरे और खुशदीप के बीच में, तो मैंने उसमें कहा कि मेरे को चाहिए। खुशदीप ने कहा दैट ओके आई विल गिव यू। हम लोगों ने एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के ऊपर हमने साइन किया, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई थी, हमने साइन किया। खुशदीप के पास एक कॉपी, मेरे पास एक कॉपी, और उसमें डेट थी या टाइम था कि आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर दिस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपके पास पैरासिटामोल के कार्टन आएंगे, आप मेरे को बेच देंगे। अगेन सेम एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने वो सोनिया को बेच दिया, आपने मेरे को नहीं बेचा। यहाँ पे आपने क्या किया है खुशदीप, यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जो कि आपको करना चाहिए था। अब इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एग्रीमेंट हुआ था आपके मेरे बीच में, एंड सेकेंडली ये एनफोर्सेबल बाय लॉ था बिकॉज ये रिटर्न था, डॉक्यूमेंटेड था, स्टैम्प पेपर पे था। तो दिस रिजल्टेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड बिकॉज आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया तो अब उसके बाद में आपके ऊपर इम्प्लीकेशंस होंगी। जैसे कि आप मेरे को, मैं अगर क्लेम करूंगा डैमेज तो आप मेरे को डैमेज दोगे, मैं अगर क्लेम करूंगा आपसे कि या तो आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो तो आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करोगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो भी हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स है या जो भी हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलता है कि अगर खुशदीप ये वाली कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस ऑन खुशदीप, एंड व्हाट विल बी व्हाट यू कैन से what will be the damages given to Saurabh, or what will be the other thing that will be given to Saurabh in compensation of non-performance of contract by Khushdeep. Any doubt in this? क्लियर सर। बाकी सबको भी यस सर। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो थ्योरी बोल रही है, ये थ्योरी आपकी बोल रही है कि सेकंड थिंग जो मैंने आपको बताया कि दैट इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इसमें कोई क्लैरिटी चाहिए या ये भी क्लियर है, या फिर मैं इसको और डीप में लेके जाऊँ? सर एक बार बता दो। मैं बता, तो जैसे लास्ट ईयर आई थिंक, अगर आप लोग पॉलिटिक्स देखते होंगे, मीडिया भी देखते होंगे, सोशल मीडिया देखते होंगे, मैंने जो लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट टाइम पे बहुत ज्यादा हल्ला हुआ था कि बीजेपी गवर्नमेंट ने, या जो एनडीए गवर्नमेंट आप जो कहते हैं, उन्होंने आर्टिकल 370 जो है हटा दिया था। ठीक है, तो आर्टिकल 370 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था। ठीक है, और ये आया क्यों था आर्टिकल 370? बिकॉज हुआ क्या था, जब इंडिया एंड पाकिस्तान, जब पूरे होल ऑफ इंडिया में से जब ये दो कंट्रीज बन रही थी, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ, दैट वुड बी अ बिट इंटरेस्टिंग, बट मैं ज्यादा डीप में लेके नहीं जाऊंगा, थोड़ी सी बताऊँ। जब इंडिया एंड पाकिस्तान, जब दो कंट्रीज बन रही थी, तो पाकिस्तान अपना अलग चला गया था, इंडिया के अंदर बाकी सारे स्टेट्स जो राजा थे, जो भी किंग्स थे, उनसे पूछा गया था कि दैट यू नो वुड यू बी like to merge with us and we'll give you this sort of security and this sort of this sort of security, this sort of financial assistance and these sort of all the things. And एक बात और बता देता हूँ जो कि आपको शायद किसी ने नहीं बताई होगी या फिर आपको जल्दी से कोई बताएगा नहीं। जब इंडिया जब बना था, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, तो ये जो राजा थे, जब इन्होंने अपने जो राजस्व छोड़ के जब इंडिया में ये लोग मर्ज हुए थे, तो अब गिव एंड टेक का रिलेशन चलता है। कोई भी राजा जो अपनी वो इतनी अच्छी लाइफ छोड़ के वो एक कंट्री में इमर्ज नहीं होगा जहाँ पे वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन रखा गया था हमारे एक्ट के अंदर, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि ये जो भी चीजें आप जो भी चीजें एंजॉय कर रहे हो, दिस एंड अबव दिस, कुछ चीजें और आपको दी जाएंगी। ठीक है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ओके वी आर एग्रीइंग, एंड इन रिटर्न ये एग्री हुआ कि विल गिव यू दैट सोशल सिक्योरिटी, we will give you different security, we will give you financial assistance, and we will take care of your public as well. ठीक है, बट इसमें हुआ तो क्या था कि जो जम्मू कश्मीर का जो राजा था उस टाइम पे, उसने मना कर दिया था दैट आई एम नॉट कमिंग इन एनी ऑफ द कंट्री, आई एम नॉट मर्जिंग विद ईदर पाकिस्तान एंड आई एम नॉट मर्जिंग विद इंडिया एज वेल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग एक सेपरेट स्टेट या सेपरेट कंट्री बनते ही रहेंगे, एंड हम लोग मर्ज नहीं होना चाह रहे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, हमको आप अकेले छोड़ दो। तो उस टाइम भी एग्रीमेंट हो गया, जो जिन्ना थे वो पाकिस्तान को लेके वो अलग हो चुका था, एंड इंडिया में जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल जो भी गवर्नमेंट थी वो यहाँ पे अलग हो चुकी थी। एंड इन बिटवीन क्या हुआ, पाकिस्तान ने बैक फाइट किया एंड पाकिस्तान अटैक्ड कश्मीर, एंड जम्मू एंड कश्मीर का जो भी स्टेट था, पाकिस्तान अटैक्ड दैट स्टेट। एंड उसके बाद में जो राजा था जम्मू कश्मीर का, दैट ही केम टू इंडियन गवर्नमेंट, that was at that time Jawaharlal Nehru was the prime minister and Sardar Patel was your home minister.
he came to those guys asking for help, and in return उन्होंने कहा था that okay we will help you out, but in return it is a condition कि आप हमारे साथ मर्ज हो जाओ। तब जम्मू कश्मीर के राजा ने ये शर्त रखी थी कि मैं मर्ज तो आपके पास हो जाऊंगा, बट मेरी जो जगह है दैट इज द कश्मीर वैली एंड द जम्मू, अगर आप देखोगे तो वो नेचर से बहुत मतलब वो अलग ही नेचर है। तो लाइक ही वाज अफ्रेड कि अगर मैं पूरा इसमें मर्ज हो गया तो दैट कुड बी पॉसिबल कि जो बाहर से जो लोग आएंगे वो यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो सब खराब हो सकती है। तो उसने ये कंडीशन रख के उसने बोला कि मैं मर्ज हो जाऊंगा, बट आप ये ट्राई करना कि बाहर के लोग यहाँ पे आके जमीन ना खरीद पाए, बाहर की चीजें यहाँ पे आके एप्लीकेबल ना हो, until and unless we are comfortable we give you authority, we'll do that, and अगर वो नहीं हुआ तो we'll not do that। अगर आप देखोगे आज से 2 साल पहले कोई भी जो नॉन कश्मीरी है, जो नॉन जम्मू कश्मीरी है, वो वहां जाके ना आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते थे, ना आप कोई लैंड परचेज कर सकते थे, ना ही आप वहां कोई बिजनेस ओपन कर सकते थे, अनलेस एंड अनटिल परमिटेड बाय दैट स्टेट्स गवर्नमेंट। तो उस टाइम पे ये जो एक्ट था, ये वाला एक्ट या फिर और बाकी भी एक्ट, फॉर एग्जांपल कस्टम्स एक्ट, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स वगैरह, तो वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होते थे। बट आफ्टर दिस रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 सारे के सारे एक्ट्स या हर वो चीज अब जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होती है, बिकॉज नाउ दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 370 हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एनी डाउट इन हियर? ये अब होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड क्यों होता है? नो सर। आगे बढ़े? यस सर। ओके, तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा, दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज योर सेक्शन 1-75 जो कि आपके जनरल प्रिंसिपल से डील करता है ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड सेकंड वन इज योर 124 to 238 जो कि आपको यहाँ दिख भी रहा है यहाँ पे, दैट डील्स विद योर सर्टेन स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे दैट इज इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? क्षतिपूर्ति। हिंदी में बोला जाए तो सर क्षतिपूर्ति, बट अगर इंग्लिश में इसका लिटरल मीनिंग समझा जाए तो इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक कि आपने अगर कोई सुना होगा इंडेमनिटी बॉन्ड साइन कराए जाते हैं कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो आप ऐसा ऐसा करेंगे। तो वो इंडेमनिटी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी हाइपोथेटिकल लेके चलते हैं, तो ऐसा करना मत आप लोग, क्योंकि नहीं तो फिर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये करके चलते हैं कि अगर मैं आप लोगों को अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, या फिर AIS डिपार्टमेंट आपको अच्छा नहीं पढ़ाता है, या फिर कोई और इंस्टीट्यूट अच्छा अगर आपको नहीं पढ़ाता है, तो देन यू कैन से कि ओके सर हम डैमेजेस देना चाहेंगे फॉर एग्जांपल, एंड वो डैमेजेस आप हमें बताओ आप कैसे दोगे। तो उस टाइम पे अगर मैं मान लो एग्री कर देता हूँ या फिर AIS डिपार्टमेंट एग्री करता है कि ओके दैट यू नो वी विल गिव यू गाइस डैमेजेस, बट वर्बल मैंने बोला आपको तो वो वैलिड नहीं होगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बताया वर्बल एग्रीमेंट्स आर नॉट वैलिड एनीवेयर इन इंडिया। उसके लिए इंडेमनिटी बॉन्ड साइन होगा, एंड इंडेमनिटी बॉन्ड जब साइन होता है तो स्पेशल जिसके लिए इंडेमनिटी बॉन्ड साइन होता है, फॉर एग्जांपल आई विल से कि आई विल गिव यू 10 लाख डैमेजेस, ठीक है, 10 लाख रुपए में अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग आपको 10 लाख रुपए देंगे एज डैमेजेस। तो जब इंडेमनिटी बॉन्ड आपका साइन होगा तो वो इंडेमनिटी बॉन्ड जब मैं करूंगा और आप लोग जब साइन करोगे तो वो 10 लाख रुपए दैट विल बी टेकन अवे फ्रॉम मी बाय दैट पार्टी जिसके सामने वो इंडेमनिटी बॉन्ड साइन हो रहा होगा, दैट इज मेजरली योर गवर्नमेंट पार्टी, एंड वो एक साइड में रख दिया जाएगा, दैट विल बी केप्ट असाइड, जो कि अगर कल को आपके डैमेजेस अगर होते हैं then I will come to you guys and you guys can claim your damages from that thing। तो इसलिए जो आपने बोला था हिंदी में जो वर्ड क्षतिपूर्ति, दैट इज करेक्ट, बट उसका जो लिटरल मीनिंग है वो ये है। गारंटी अनदर थिंग कि जैसे मान लीजिए आप दो पार्टीज हैं A एंड B, C पार्टी में हूँ, आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तीसरा पर्सन में आया, मैंने आपको गारंटी दी, क्योंकि अगर A परफॉर्म नहीं करेगा तो मेरी गारंटी, आई विल पे यू द डैमेजेस, और आई विल परफॉर्म, अगर B एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मेरी गारंटी, आई विल पे यू द डैमेजेस और आई विल एक्सेप्ट। ठीक है। सेकंड वही बेलमेंट, अलग से जाएंगे, अलग टर्म है, बड़ी टर्म है, अलग से लेके जाएंगे, अभी समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगी। प्लेज जो आप लोग स्कूल में लिया करते होंगे कि ये जो लोग कहते थे इंडिया इज माय कंट्री, दैट इज सॉर्ट ऑफ कि आपने शपथ ली है या कि अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा या वो परफॉर्म नहीं करेगा, देन आई एम प्लेजिंग दैट आई विल गिव यू दिस थिंग एंड दैट थिंग एंड ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट? Any doubt in here? Anybody? No, sir.
अब आगे चले कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड कहाँ है और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं। बढ़े आगे। यस सर। ओके, तो मैंने, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि हमारा जो लॉ है वो बेसिकली 5 से 6 चीजों में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज योर सेक्शन, देन इज योर सबसेक्शंस, देन इज योर प्रोविजन, देन इज योर क्लॉज, देन इज योर सब क्लॉज एंड देन रूल्स एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेजरली रूल्स तक चीजें खत्म हो जाती है, उसके बाद में आप जो है वो अमेंडमेंट्स वगैरह करते हैं। तो जो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म है दैट इज डिफाइंड अंडर योर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे आपका पार्टनरशिप हो, चाहे कोई भी एक्ट हो, मेजरली जो डेफिनेशंस हैं वो आपके सेक्शन 2 में ही होती है। ठीक है, तो अब मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट की अगर डेफिनेशन पढ़ूं तो दिस इज सेइंग दैट कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। दो चीजें आई, एग्रीमेंट प्लस लॉ की एनफोर्सेबिलिटी, जो मैंने ऊपर भी बताई थी आपको। अब इसमें दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, पहला आपका एग्रीमेंट एंड सेकंड आपकी एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब बात करते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E of the act is defined as every promise and set of promises forming the consideration for each other. समझ में बिल्कुल भी नहीं आया होगा, आया किसी को पढ़ के? नो सर। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, आप इसको No, ऊपर से, sir. ठीक है, अब आप इसको ऊपर से पढ़ो दोबारा, घबराना नहीं। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 या 3 बार, जब 4 बार जब पढ़ोगे इसको और फ्यूचर में आराम से समझ में आने लग जाएगा, एक बार में समझ में आने लग जाएगा। अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट थिंक ऑफ इट एज कि यू आर लर्निंग ABCD, जो कि आज जब आप स्कूल में आपने स्टार्ट किया था तब आपने ABCD याद करना स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर आपने उस टाइम पे ABCD सीखना स्टार्ट किया था। ठीक है, अब दोबारा से पढ़ते हैं। एन एग्रीमेंट enforceable by law the contract consists of two essential elements. First one is your agreement and second one is your enforceability by law. Now what is an agreement? The term agreement is defined as every promise or every set of promises forming the consideration for each other. For example, मैं मेडिकल शॉप पे गया था, खुशदीप मेडिकल शॉप के ओनर थे। ठीक है, खुशदीप से मैंने क्या मांगा था कि मेरे को पैरासीटामोल दे देना। खुशदीप ने कहा था कि ओके मैं दे दूंगा। उसके बाद में ये मेरे बीच में और खुशदीप के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, अगर एक एग्रीमेंट है तो हम लोग उसको कहते हैं प्रॉमिस। उसमें मेरे और खुशदीप के बीच में एक प्रॉमिस हुआ था, जिसमें कि मैंने खुशदीप से कहा था कि मेरे को आप पैरासीटामोल दे देना, एंड खुशदीप ने कहा था कि मैं दे दूंगा, तो खुशदीप प्रॉमिस मी। ठीक है, एंड अगर एक हुआ था तो वो एक प्रॉमिस था। अगर हम खुशदीप और मेरे बीच में काफी सारे प्रॉमिस होते, दैट वुड बी योर सेट ऑफ प्रॉमिसेस। एनी डाउट इन हियर एनीबॉडी? मैंने आपको रियल लाइफ से जोड़ के बताई है चीज, अगर अभी भी डाउट है तो बताओ, मैं और एग्जांपल्स लेके बताता हूं। क्लियर है सर। परफेक्ट। अब हम बात करते हैं प्रॉमिस क्या होता है। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. कुशदीप, मैंने आपको बोला मुझे पैरासीटामोल देना, आपने कहा ठीक है सर मैं देता हूँ, ओके, एंड मैंने आपको एक प्रपोजल दिया, आपने वो प्रपोजल एक्सेप्ट किया, तो वो उसके बाद में प्रॉमिस बना हमारा। ऑलराइट, एनी डाउट एनीबॉडी? नो सर सर। जी बताइए। सर एग्रीमेंट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स तो नहीं होते होंगे? ये अलग टर्म है, क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछा गया है। अब मैं आपको एक बताता हूँ, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग चीजें होती हैं। एवरी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। दोबारा सुनना, एवरी कॉन्ट्रैक्ट will be an agreement but every agreement will not be a contract. ओके सर। समझ में आया?
यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? Sir, why we write section? कहाँ पे? लॉ में? Yes, sir. अब मैं अगर इसमें आपसे एक चीज पूछूं, इसको उस तरीके से रिलेट करना कि साइंस में रूल्स क्यों होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या किसी भी चीज में, तो जैसे वहां पर जो वो रूल्स है और वहां पर जो फॉर्मूलाज है, लॉ में आपके सेक्शंस हैं, बिकॉज कोई भी चीज है ना वो एक एक कहते हैं ना प्रोसेस के थ्रू चलेगी। तो सबसे पहले आपका सेक्शन आएगा, तो जिसमें कि आपकी डेफिनेशंस आएंगी, उसके बाद एक और सेक्शन आएगा, तो जस्ट नथिंग बट लाइक सेट ऑफ यू कैन से कि तरीके से चीजें चल रही है कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, एंड आफ्टर दैट थिंग ये सब चीजें। तो हर चीज उस सेक्शन में इसीलिए डाली जाती है सो दैट कि उसको आप सेपरेटली चेक कर सकें। अगर मैं सेक्शन ना लिखूं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि मैंने डेफिनेशन मैंने बताया सेक्शन 2 में, ठीक है, अगर आप सोचो कि सेक्शंस ना हो तो एक चीज दूसरे में मर्ज हो रही होगी और दूसरी चीज तीसरे में मर्ज हो रही होगी और तीसरी चीज चौथे में मर्ज हो रही होगी, तो आप आइडेंटिफाई और उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अगर सेक्शंस नहीं होंगे तो उसको पढ़ना, उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप लोग मूवीज तो देखते हैं ना, और उसमें मूवीज में एक डायलॉग होता था, बहुत एक सेट डायलॉग होता था कि इनको 300 धारा 370 के अंदर फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो वो जो धारा 370 है ना, दैट इज नथिंग बट सेक्शन 370। या सॉरी, गलत बोल दिया मैंने सेक्शन। नो सर। फांसी की सजा इसी में सुनाई जाती है। मैं मूवीज नहीं देखता हूँ, आप लोग बता दो मेरे। हाँ ठीक है, तो सेक्शन बेसिकली इसीलिए दिए जाते हैं सो दैट कि आप वो चीजों को डिफरेंशिएट कर सको और आप चीजों को प्रॉपरली लिख सको। कोई भी चीज है, नहीं तो सब कुछ मर्ज हो जाएगा एंड नथिंग विल एवरीथिंग एंड नथिंग विल मेक एनी सेंस। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉमिस की डेफिनेशन। मैंने आपको बताया with the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. जो मैंने आपको एग्जांपल बताया। The following points emerge from the above definition. When the person to whom the proposal is made, मैंने दिया था खुशदीप को यहाँ पे, from me to Khushdeep, signifies his assent on that proposal which is made to him. Khushdeep agreed. The proposals becomes accepted. Khushdeep ने कहा ठीक है मैं आपको पैसे भी पैरासिटामोल दे दूंगा। Accepted proposal becomes promise. All right? यस सर। Yes, sir. Okay. क्लियर है सर। Clear है सर? Okay सर, perfect. उसके बाद अगर हम कहें thus we say that an agreement is the result of the proposal made by one party to the other party and the other party gives his acceptance thereto, of course for mutual consideration. दोबारा पढ़ो इस लाइन को आप लोग, एक एक बार दोबारा लाइन पढ़ो। जब लाइन पढ़ लो तो मेरे को बता देना कि आपने लाइन पढ़ ली है, फिर मैं इसके ऊपर आगे लेके चलता हूँ। पढ़ लिया? यस सर। ओके, तो अगर मैं बात करूं इस पूरे यहाँ तक के चीजों की, तो एग्रीमेंट कब बनेगा? जब मैंने एक ऑफर दिया या प्रपोजल दिया और खुशदीप ने उसको एक्सेप्ट किया, तब वो बनेगा एग्रीमेंट। ये लाइन क्या कह रही है? Thus we say that an agreement is the result of proposal made by one party to the other party, from me to Kushdeep for that paracetamol, and the other party gives his acceptance thereto, of course for mutual consideration. Kushdeep gave me his acceptance that he will give me that paracetamol and in return he will take money from me, जो भी 10 का पत्ता, 20 का पत्ता, 30 का पत्ता जो भी है, एंड ये कंसिडरेशन म्यूचुअल था। मेरे को पता है कि मेरे को खुशदीप को पैसे देने हैं एंड खुशदीप को पता है कि उसको पैसे लेने हैं, हम दोनों के बीच में ये म्यूचुअल कंसिडरेशन है, तब ये हमारा बना अग्रीमेंट। कोई भी डाउट है किसी को भी मेरे को बता दो।
अगर डाउट है तो मैं दोबारा अग्रीमेंट से लेके नीचे तक दोबारा लेके चलता हूँ। नो नो सर। सर, क्लियर है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, परफेक्ट। अब सेकंड चीज जो लेके चलते हैं, जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी कि किसी भी चीज को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो कि अगर आप जैसे मैंने और खुर्शीद आप हम दोनों ने एक एग्रीमेंट किया, एंड इफ दैट एग्रीमेंट को मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो मेरे को एक लीगल ऑब्लिगेशन आनी ही चाहिए। ठीक है, विच मीन्स अ ड्यूटी ड्यूली इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब इसमें रिटेलर वाला एग्जांपल छोड़ के आप पहुंचो होलसेलर और रिटेलर वाले एग्जांपल तक, रिटेलर कस्टमर वाला एग्जांपल छोड़ के, जो कंज्यूमर वाला एग्जांपल छोड़ के अब आप पहुंचो उस तक, होलसेलर और रिटेलर वाले एग्जांपल तक। मैं रिटेलर मार्केटर हूँ, खुर्शीद होलसेलर मार्केटर है। हमने एग्रीमेंट तो किया, बट इस बार हमने सिर्फ वर्बल एग्रीमेंट करके नहीं छोड़ा। इस बार मैंने और खुर्शीद ने एक लीगल ऑब्लिगेशन रखी। फॉर एग्जांपल हमने स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट किया कि खुर्शीद आप मेरे को इतना बल्क सप्लाई करोगे और इतने पैसे में आप दोगे, दिस विल बी योर टर्म्स, दिस विल बी योर कंडीशंस, this will be your timing, and if in case you either you fail to perform or either I fail to accept that container, so this will be the damages given, or this will be the legal obligations on both of us or like on either of us, and ये चीजें होंगी। उसके बाद जब ये मेरा स्टैम्प पेपर पे आ गया या फिर जब ये मेरा लीगली एनफोर्सेबल हो गया, उसके बाद ये मेरा बना कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इसमें मेरा एग्रीमेंट आ चुका था और इसके अंदर मेरी लीगल ऑब्लिगेशन भी आ चुकी थी। अगर मैं परफॉर्म नहीं करता या खुर्शीद परफॉर्म नहीं करेगा तो उसके बाद ये हमारे ऊपर ऑन ईदर ऑफ अस और लाइक ऑन बोथ ऑफ अस डैमेजेस लगेंगे, एंड देयर कुड बी penalization, or there could be you can say that legal obligations or legal implications. Any doubt, anybody? नो सर। No, sir. आगे चले या इसको मैं एक और एग्जांपल समझाऊं तब आप क्लियर हो जाएगा आपको? यस सर। एक और एग्जांपल समझाऊं या फिर ये आगे चलने के लिए यस सर बोलो? आगे चलो। Perfect. ठीक है, on elaborating the above two concepts, it is obvious that contract comprises of an agreement which is a promise or a set of reciprocal promises, that a promise is the acceptance of a proposal giving rise to a binding contract. पढ़ो ये दो लाइनें दोबारा पढ़ो और मुझे बताओ आपको समझ में आई है ये दोबारा ये दोनों लाइनों से समझ में आया दोबारा जो मैंने ऊपर आपको समझाया, फिर मैं दोबारा से ये लाइनें आपको पढ़ के एक एक चीजों को पढ़ना कैसे मैं फिर वो समझा दूंगा। पढ़ो दोबारा ये लाइनें दोनों लाइनें दोबारा पढ़ो एक बार। पढ़ लिया चले, सर। पढ़ लिया, परफेक्ट। अब देखो आपको ये जो लैंग्वेज है ना, अगर आप देख रहे होगे तो थोड़ी सी पैसिव लैंग्वेज, एक्टिवली नहीं बोल रहा है। तो अगर आप देखो इसमें लिखा हुआ है ऑन एलैबोरेटिंग द अबव टू कॉन्सेप्ट्स, इट इज ऑब्वियस दैट, ये तो खैर एक्टिव है, ऊपर वाली मैं बता देता हूँ। इट इज ऑब्वियस दैट कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइज ऑफ एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका एक एग्रीमेंट होता है जो कि आपका पहले प्रॉमिस होता है, और अ सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, दैट ए प्रॉमिस इज द एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रपोजल गिविंग राइज टू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एग्रीमेंट बनने से पहले आपका प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस आपका एक्सेप्ट होता है, उसके बाद वो बना एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बाद जब उसमें लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है उसके बाद वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट या बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बाइंडिंग बोले तो दोनों पार्टीज के ऊपर इम्प्लाइड हो चुका है, अब दोनों पार्टीज उससे बंध चुकी है। अगर एक भी परफॉर्म नहीं करेगा या फिर एक भी अगर प्रॉब्लम करेगा तो उसके बाद उसके ऊपर लीगल इम्प्लीकेशन एंड लीगल ऑब्लिगेशंस आएंगी। Further, Section 2H requires an agreement capable of being forcible by law. It is called contract, as I just told you guys, where parties have made a binding contract. They created rights and obligations between themselves. Just think of an example of me and Kushdeep. अगर नहीं दोगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करोगे तो ये वाली प्रॉब्लम्स आने वाली। एनी डाउट, एनीबॉडी अब तक? No, sir. नो सर। क्लियर है सर। परफेक्ट है सर।
मैं आपको सच बताऊं, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको अभी तक इतना ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब हम लोग जब पढ़ने गए थे हमें समझ में नहीं आता था। हम लोग अपने टीचर के पीछे पड़ जाते थे, दोबारा पढ़ाओ दोबारा पढ़ाओ दोबारा पढ़ाओ दोबारा पढ़ाओ। वो फिर समझाते थे कि हाँ ये लो ऐसे ऐसे ऐसे। हम कहते थे दोबारा समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ाओ दोबारा पढ़ाओ दोबारा पढ़ाओ। फिर वो कहते थे, फिर एक बार वो हमें कहते थे तुम्हें समझ में आएगा, तुम भाग लो, तुम पढ़ो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल 1 की। A agrees with B to sell car for 2 lakhs to B। ठीक है, यहाँ पे लेके चलते हैं। A सेलर है एंड B बायर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने परचेजर लिख दिया। Here A is under an obligation to give car to B and B has the right to receive the car on payment of 2 lakhs, and also B is under an obligation to pay 2 lakhs to A and A has right to receive 2 lakhs from B। समझ में आया? यस सर। परफेक्ट। रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है? नो सर। ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब एक बात करते हैं सेकंड वाला एग्जांपल। फादर promises his son to pay him pocket allowance of rupees 500 every month, but he refuses to pay later। आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती है? नो सर। आप लोग रिलेट कर पा रहे हो? चलो, अब पापा ने बोला बेटे को, बेटे 500 रुपये दूंगा। अरे हम सबके साथ हो रखा है, आपके साथ ही नहीं। हमको बोला जाता था ये वाले काम कर लो तो ये वाली चीज मिल जाएगी, 12th में इतने नंबर ले आना तो ये वाली चीज दे देंगे, या 10th में इतने नंबर ले आना तो ये वाली चीज मिल जाएगी, या फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में। तो बहुत पागल बनाया गया हम लोगों को। तो यहाँ पे पापा ने बोला कि बेटा 500 रुपये दूंगा हर महीने ऐसा पॉकेट मनी, एंड बेटा भी खुश या बेटिया भी खुश, और पापा को पता है कि मैंने बेवकूफ को बनाई दिया। But further he refuses to pay later. The son cannot recover the same in court of law as this is a social agreement। ध्यान से देखना ये वाला वर्ड, this is a social agreement। This is not created with an intention to create legal relationship and hence it is not a contract। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब ये सोशल एग्रीमेंट क्यों बना आपको ये पता है? नॉट बिकॉज ऑफ दैट फादर सन रिलेशनशिप, जो डुओ रिलेशनशिप है वो चीजें तो छोड़ दो, इसके अलावा ये सोशल एग्रीमेंट क्यों बना? बिकॉज सर ये वर्बल एग्रीमेंट था। नहीं सर, ये वर्बल एग्रीमेंट नहीं था, ये उसके लिए नहीं बना। ये सोशल एग्रीमेंट बना बिकॉज फादर ने कहा बेटे को कि 500 रुपए दूंगा। क्या बेटे ने इन रिटर्न कोई एक्शन, कोई परफॉर्मेंस, कोई ऑब्लिगेशन कुछ करने के लिए कहा या कुछ गारंटी किया? No, sir. This was not like any offer. This was not a proposal. This was nothing. It was just a promise from one party to the another, and in return there was no not a single happening of any event, not a single happening of any event। पापा ने बस बोला बेटा 500 रुपए हर महीने दूंगा। बेटा खुश है कि हाँ 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। क्या बेटे ने वो चीज एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं लूंगा और या इसके बदले में मैं आपको ये वाली ऑब्लिगेशन या फिर मेरे ये वाले राइट्स या फिर ये वाली मेरी परफॉर्मेंसेस इमर्ज होती हैं बिकॉज ऑफ दिस? नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी ने प्रॉमिस किया है, ना कोई इसमें एनफोर्सबिलिटी बाय लॉ है, देयर इज नथिंग इन। तो ये इसीलिए आपका सोशल एग्रीमेंट बना है, और इसमें कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी इंटेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें बेटा कुछ भी नहीं कर सकता पापा के अगेंस्ट। ठीक है? यस सर। परफेक्ट, आगे चले। यस सर। बारी तो दिमाग में अगर हो रहा है तो बता दो, मैं रोक दूंगा यहीं पे। No, sir. नो सर। परफेक्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यह है दैट सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशंस व्हिच हैज रिजल्टेड फ्रॉम अग्रीमेंट्स। सच ऑब्लिगेशन मस्ट बी कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर, जो फादर और बेटे के रिलेशन के बीच में नहीं।
इसलिए फादर ने कहा था कि 500 रुपये दूंगा और बाकी कुछ नहीं। और अगर पहले वाला एग्जाम्पल देखोगे तो ए बी को कह रहा है कि मेरी कार अगर ले ले 2 लाख रुपए मेरे को दे दे, तो उसमें 2 ऑब्लिगेशंस आती हैं। ए के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि कार बी को देगा, बी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि 2 लाख रुपए ए को देगा। ए का राइट है कि 2 लाख रुपए रिसीव करेगा और बी का राइट है कि बी की कार रिसीव करेगा इन रेसिप्रोकेशन ऑफ दैट एग्रीमेंट। जब 2 लाख रुपए देगा तो उसको कार मिलनी ही चाहिए, ठीक है। However, some obligations are outside the purview of the law of contract. Example 3 देखते हैं। An obligation to maintain wife and children, an order of the court of law, etc. These are status obligations and so are out of scope of the contract. शादी के बाद में पापा ने बोला कि हाँ बीवी बच्चों का ध्यान रखूंगा, जो 7 फेरों पे वचन लिए थे, तो उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट एक स्टेटस ऑब्लिगेशन है, इसलिए ये भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के परव्यू से बाहर है। सर ये एग्जांपल समझ नहीं आया। एग्जांपल समझ नहीं आया? पापा Yes. घर चलाने के लिए मम्मी को पैसे देते हैं, यस सर। ये वही एग्जांपल है। उसमें उन पैसों में से आपकी फीस भी जाती होगी, आपको खर्चे मिलते होंगे, आपको सारी चीजें मिलती होंगी, यस सर। ये वो एग्जांपल। पापा किसी कॉन्ट्रैक्ट से बाइंडेड तो नहीं है ना? नो सर। जैसे पापा की स्टेटस ऑब्लिगेशन है ना ये, जो उन्होंने 7 फेरे जब लिए थे और जो उन्होंने वचन दिया होगा पंडित जी के सामने, या क्योंकि मेरी नहीं हुई है अभी तक इसलिए आपको बताता हूँ कि मैंने देखा है, तो ये वो ऑब्लिगेशन है। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई वैलिडिटी नहीं है। ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड, अनफॉर्चुनेटली अगर मान लो किसी हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो जाता है, तो जो एलुमिनी दी जाती है, मेंटेनेंस दिया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। जो मेंटेनेंस दी जाती है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मैंने वहां बताया था आपका हर प्रॉमिस है फॉर सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि एक कंसिडरेशन के बदले में है, दैट इज मी एंड खुशदीप। एग्जांपल याद कर लें, ऑफर मैंने किया था, खुशदीप ने एक्सेप्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, व्हिच मींस हमारा पहले एग्रीमेंट होगा, उसके बाद हमारी इसमें लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी आएगी, उसके बाद उससे अगर ये नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। स्कोप, इट इज अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल and social agreement. It is used in narrow sense with a specification that contract is only legally enforceable agreement. याद है जो मैंने बोला था, every agreement can never be a contract, but every contract was once an agreement. यस सर। Okay. Legal obligation की बात करें, agreement may not create legal obligation. ये वाला वर्ड ना, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं, ये बहुत ध्यान रखना इन चीजों का, ये बहुत मैटर करते हैं लॉ में। मे, कैन, विल, वुड, ये बहुत मैटर करेंगे। तो जो लिखा है इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसमें अगर यहाँ लिखा होता है इट विल नॉट क्रिएट, तो नहीं करेगा। तो ये जो वर्ड्स ना, छोटे छोटे वर्ड जो हम लोग इंग्लिश में छोड़ दिया करते थे, हम लोग लॉ में नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत ध्यान से इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यही आगे के आपके पूरे सेंटेंस का मतलब ऊपर से नीचे कर देंगे। तो it may not create legal obligation and agreement does not always grant rights to the parties. हमेशा नहीं देता है वो right to the parties. कॉन्ट्रैक्ट में आपकी ऑब्लिगेशन लीगल वाली आती ही आती है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट्स सर्टेन राइट्स टू एवरी पार्टी, ठीक है। ए और बी वाला एग्जांपल याद कर लो। ए ने कहा था कि कार बेचता हूँ 2 लाख रुपए दे दे, बी ने कहा था कार खरीदूंगा 2 लाख रुपए दे दे। ए की ऑब्लिगेशन कार देना, 2 लाख रुपए लेना, राइट। बी की ऑब्लिगेशन 2 लाख देना, कार देना, कार लेना, राइट, ठीक है। लास्ट वर्ड, लास्ट एंड द फाइनल डिफरेंस इज ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। एनी डाउट अभी तक? अगर कोई भी डाउट है सर, अगर एग्रीमेंट में लीगल
ऑब्लिगेशन हुई जब तुम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं ना। अगर आपके एग्रीमेंट के साथ लीगल ऑब्लिगेशन हुई या एग्रीमेंट के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन हुई, एग्रीमेंट के अंदर। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना। ओके सर। अगर आपके एग्रीमेंट के साथ एग्रीमेंट के अंदर अगर आपकी लीगल ऑब्लिगेशन हुई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट बना आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। बट आप डैमेजेस क्लेम कब क्लेम करोगे, जब सामने वाली पार्टी परफॉर्म करने से मना कर दे। ये याद रखना, परफॉर्म करने से मना कर दे तभी आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, एल्स आप नहीं कर सकते। ओके सर। परफेक्ट, आगे बढ़े। यस सर। किसी को कोई डाउट अभी तक? नो सर। परफेक्ट। अब अगर बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ एन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? अग्रीमेंट, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि ना किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, कॉम्पिटेंसीज ऑफ द पार्टीज, बेसिकली माइनर नहीं होना चाहिए, मेंटली अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जेल में नहीं होना चाहिए। तो दीज आर सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज। लॉफुल कंसिडरेशन, जो आप पैसा देने या लेने की बात कर रहे हो वो लॉफुली एक्सेप्टेबल है इन इंडिया। एग्जांपल, सट्टेबाजी की बात करोगे नहीं चलेगा। लीगल ऑब्जेक्ट, आपका जिसके ऊपर भी आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो वो लीगल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सट्टेबाजी में कॉन्ट्रैक्ट करोगे, लीगल नहीं है सट्टेबाजी, तो ऑब्जेक्ट आपका इलीगल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ऑफ इनिशियो बोलते हैं एकदम, तो वो वैलिड ही नहीं होगा, खत्म। ठीक है। एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इसमें सेक्शंस हैं आपके कुछ 24 से 30 तक एंड 56 तक, जहाँ पे आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बताए होंगे जो कि आपके वैलिड नहीं है, वो वॉइड है। वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड। लिख लो अगर आपको लिखना है तो, वॉइड का मतलब इनवैलिड होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि दीज आर द थिंग्स व्हिच आर नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 बट आर आल्सो कंसीडर्ड एसेंशियल। दैट इज, दो पार्टीज होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जैसे मेरे और खुशदीप के बीच में थी, फुलफिलमेंट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, मैं आज यहीं तक कराऊंगा क्योंकि फिर अगर मैं ज्यादा करा दूंगा तो भारी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग गो थ्रू करेंगे, दोबारा से रिकलेक्ट करेंगे चीजों को। ठीक है। और आप लोग पहले अपनी साइड से मुझे बताना कि आप लोगों को कितना समझ में आया, उसके बाद मैं दोबारा से इसको गो थ्रू कराता हूँ, और अगर इनकेस अगर कुछ मिस हुआ होगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यस सर। ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन and with a lawful object and are not expressly declared to be void। अगर आप देखोगे ऊपर ये चीज, तो ऊपर के 6 पॉइंट आपके जो है नीचे इन्होंने उतार दिए। सिंपल सिंपल। ऑल एग्रीमेंट्स आर, सारे एग्रीमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अगर वो फ्री कंसेंट से बनाए हो, मतलब किसी का भी किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक ने एक के बच्चे को किडनैप कर लिया और कह रहा है कि ये वाली चीज करो नहीं तो बच्चा मार देंगे, और ये वाला एग्रीमेंट करो, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करो, तो वो आपका वैलिड होगा ही नहीं, वो आपका इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज उसमें सेकंड पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं है, वो दबाव में है। एंड पार्टी इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी मेंटली अनस्टेबल से या माइनर से या फिर जेल वाले पर्सन से, मैंने बताया, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉम्पिटेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। For lawful consideration which is acceptable in India as a lawful consideration with a lawful object, consideration में legal होनी चाहिए, and object जिसके ऊपर agreement हो रहा है वो भी legal होना चाहिए, and section 24 to 30 and section 56 के अंदर वो void नहीं होना चाहिए। ओके। सर एज मैटर करता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? बिल्कुल मैटर करता है, इसीलिए माइनर के साथ जब कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं होता, बिकॉज ये माना जाता है कि माइनर जो है ना इज नॉट दैट मच केपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस, एंड अगर माइनर कुछ भी अगर डिसीजंस लेता है, ठीक है, तो वो ये होगा कि उसको सारी इम्प्लीकेशंस नहीं पता है उस डिसीजन की, जो भी वो डिसीजंस लेने जा रहा है या फिर जो डिसीजंस लेगा, या उस कॉन्ट्रैक्ट की जो भी इम्प्लीकेशंस या कॉम्प्लिकेशंस उसके ऊपर होंगी, तो ये माना जाता है कि ही इज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट, ही इज नॉट, वो इतना ना बड़ा नहीं हुआ है अभी, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो अपने अच्छा भला अच्छा बुरा जान ले। तो इसीलिए माइनर के साथ जब कभी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इनवैलिड होता है,
और एज जो है वो आपका माइनर और मेजर डिफाइन करने में ही काम आती है। ओके ओके सर। ठीक है, अब आप मेरे को एक बार ये बताओ कि आप लोगों ने क्या क्या समझा, उसके बाद अगर फिर मैं रिपीट करता हूँ जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, फिर हम गो थ्रू करेंगे उसको। सर अगर एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है? यस सर, एग्रीमेंट में अगर आपकी लीगल ऑब्लिगेशंस या लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ आ जाएगा वो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो अब कौन रिपीट करना चाहेगा कि क्या समझा है अभी तक? दीप, खुशी, सोनिया, यस सर। आप रिपीट करना चाहोगे या फिर मैं ही लेके चलूं स्टार्टिंग से कि मैंने क्या बताया है और क्या चीजें होती है? समझ तो आ गया सर, देख लो अगर आपने करवाना है तो और अच्छे से आ जाएगा, अगर आप कह रहे हो कि हम कर दे तो हम कर देंगे। आप कर दो सर। देखो अगर जब आप करोगे ना तो आपके माइंड में वो चीजें रिकलेक्ट होंगी जो मैंने बताया है। तो अगर आप कहीं पे कुछ मिस करोगे, क्योंकि देखो मैं अगर दोबारा बताऊंगा तो मैंने बताया तो मैं दोबारा बता के चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आई सर वांट कि ठीक। आप दोबारा बोलो ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको कितना समझ में आया। अगर आप कोई पॉइंट कोई मिस कर रहे हो देन आई विल टेक दैट अप एंड मैं आपको उसके ऊपर फिर दोबारा से और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। क्या अगर आप कहते हो कि मैं बता दूं तो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहली क्लास में भी कहा था आई वांट कन्वर्सेशन टू बी डबल साइडेड। सिंगल साइड में करके ना फिर वो मजा नहीं आएगा। मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, तो उसमें ये कि आपको समझ में आया नहीं आया फिर वो मजा नहीं आता उसमें। मैं बताऊं सर? बिल्कुल बताओ। सर आपने ये बताया कॉन्ट्रैक्ट में 3 होते हैं, एक तो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, essentials ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। एंड सेकंड होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन ना, ऑब्लिगेशन वर्ड यूज मत करो, आप यूज करो लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ओके सर। बिकॉज ऑब्लिगेशन में सिर्फ ऑब्लिगेशन पे खत्म हो जाएगा, राइट्स एंड ड्यूटीज ये सब खत्म हो जाएगा, वो सब ना आप अवॉइड करते हो। तो आप एग्रीमेंट के साथ साथ आप लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ बोलो, क्योंकि अगर आप लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ लेते हो तो वो पूरा वाइड एस्पेक्ट कवर कर देगा। अगर आप सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन बोलोगे तो पूरा वाइड एस्पेक्ट को कवर नहीं करेगा। यस सर। ठीक है, अब आगे बताओ। जो एग्रीमेंट होता है उसमें ऑफर प्लस प्रपोजल होता है एंड एक्सेप्टेंस। अगर ये दोनों होते हैं तो उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, जस्ट ये प्रॉमिसेस एंड ऑफर्स में 4 थिंग्स आती हैं। फर्स्ट, लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर एंड सेकंड, काइंड्स ऑफ ऑफर, थर्ड, essentials ऑफ अ प्रपोजल एंड लास्ट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस में 2 चीजें आती हैं। 2 थिंग्स आती है, लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड सेकंड, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। यानी फर्स्ट जो पार्टी होती है उसको हम ऑफर करते हैं, अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है तो जस्ट कॉल से एक्सेप्टेंस। ठीक है, और सही है। जो हाँ ठीक है, और जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका कि ये हमारा बना था ऑन सितंबर 1 1872, दैट इज बिफोर आवर इंडिपेंडेंस, एंड ये अब आपका होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, और इनफैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉट इन सेक्शन, सॉरी माय बैड। फर्स्ट पार्ट इज योर सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 एंड सेकंड पार्ट इज सेक्शन 124 टू सेक्शन 238। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज एनीथिंग दैट इज एग्रीमेंट प्लस उसकी लीगल एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए बाय लॉ। एंड एग्रीमेंट कब बनता है, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ प्रॉमिस करती है, दूसरी पार्टी को प्रॉमिस एक्सेप्ट करती है इन यू कैन से दैट अगेंस्ट और लाइक यू नो एक लीगल कंसिडरेशन के अगेंस्ट में कि हाँ मैं अगर ये परफॉर्म करता हूँ या करती हूँ, या फिर अगर तुम ये एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो तो आई विल गिव यू दैट सॉर्ट ऑफ मनी। तो वो आपका एक प्रपोजल होता है, और वो प्रपोजल या प्रॉमिस होता है, जो ऑफर या प्रपोजल या प्रॉमिस होता है, उसके बाद उसकी एक्सेप्टेंस होती है, उसके बाद वो जाके आपका एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, और आपके किसी भी एक द पर्सन टू whom the promise is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted and proposal when accepted becomes a promise.
The following points emerge from the above definition. और promise बनने के लिए आपकी 4 definitions होती हैं. First is when the person to whom the proposal is made, ये होना चाहिए आपकी पार्टी प्रेजेंट होनी चाहिए. दूसरा उस पार्टी की एसेंट होनी चाहिए. एसेंट का मतलब उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो जाना चाहिए एंड एक्सेप्टेड प्रपोजल आपका फिर प्रॉमिस बनेगा. एंड जो पार्टी अपनी एक्सेप्टेंस दे रही है उसके बाद में एक म्यूचुअल कंसिडरेशन होना चाहिए. फॉर एग्जांपल खुशदीप को और मेरा आप आंसर याद कर लेना, ठीक है. सॉरी, मेरा जो पैरासिटामोल वाला एग्जांपल आप रिमेंबर कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा. तो एग्रीमेंट इज ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस. अब बात करते हैं एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ की. एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब आप एक लीगल ऑब्लिगेशन उस पर लगाएंगे, विच मींस इट इज ड्यूली एनफोर्सेबल बाय लॉ. ठीक है. ऑन एलैबोरेटिंग द अबव टू कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद में आपके एग्जांपल थे. एक, ए ने अपनी कार बी को बेची और दूसरा फादर ने कहा कि 500 रुपए दूंगा बेटे को, और बेटे ने और फादर ने बाद में देने से मना कर दिया, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, कोई एग्रीमेट नहीं माना जाएगा, एंड बेटा कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट द फादर. थर्ड वन, और वो होता है सोशल ऑब्लिगेशन, एंड थर्ड वन इज योर ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेट्रा. दीस आर योर स्टेट ऑब्लिगेशंस. अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस, जिसमें कि आपको बस ये याद करना है दैट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट वाज वंस एन एग्रीमेंट. ठीक है. उसके बाद आपके एसेंशियल्स और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ये हैं. In terms of the section 10 of the act, all agreements are contracts if they are made by free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not expressly declared to be void. और void वाले जो sections हैं आपके, जो void हम लोग जो बोलते हैं, void is nothing but कि जो valid नहीं है, जो invalid है उसमें term यूज है void. ठीक है सर. हाँ जी. सर फिर तो एग्रीमेंट हर जगह होते होंगे. एग्रीमेंट हर जगह होते हैं तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता. ओके सर, क्लियर है. ठीक है. एनी डाउट सो फार? नो सर, ऑल क्लियर. ठीक है. तो अकाउंट्स की क्लास हो गई कल? यस सर. कैसी थी? अच्छी थी. और मैथ्स और इकोनॉमिक्स की भी हो गई होगी? हाँ अच्छी थी. चलिए बढ़िया. तो अब एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे मिलते हैं. तब तक आप ये चीजें आप रिवाइज करिए, और आई थिंक सुमित सर आपको कल, नहीं सॉरी, हाँ कल आपको बता देंगे. कल है ना अकाउंट्स क्लास आपकी दूसरी, तीसरी सॉरी? यस सर. हाँ, तो वो कल आपको बता देंगे. बाकी जो भी आपका स्टडी मटेरियल है वो कब तक आपके पास आएगा या कब तक नहीं आएगा और कहाँ तक पहुँचा है. और उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ट्यूसडे को, तब ये वाली सारी चीजें मैं एक बार दोबारा से रिकलेक्ट कराऊंगा आप लोगों को, सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए. आप लोग सबसे पहली बात ये मत सोचना, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा. आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा. आप पढ़ना भी सीख जाओगे कि लॉ की लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाता है. आप उसके बाद समझना भी सीख जाओगे. और अभी मैं 2 या 3 पेजेस ही लेके चल रहा हूँ, बिकॉज ABCD में अगर A to Z एक साथ अगर पढ़ा दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है. तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए, तो समझ में आना बंद हो जाएगा. फिर आप लोग घबरा जाओगे कि यार अब ये लॉ तो समझ में आता ही नहीं, लॉ विल बिकम अ हैवॉक फॉर यू गाइस. ठीक है. तो हमको वो हैवॉक नहीं बनाना है, हमको वो एंजॉय करते हुए पढ़ना है. लोग एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे उस चीज को. एंड उसके बाद जैसे जैसे हम लोग ग्रेजुअली ऊपर जाएंगे, फिर हम लोग अपना ग्रेजुअली जो कोर्स की कवरेज है वो थोड़ी सी बढ़ाते जाएंगे इन एवरी क्लास. ठीक है सर. हम अपने आप नोट्स प्रिपेयर करें या आप प्रोवाइड करोगे? और स्टडी मटेरियल तो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें से हम पढ़ाएंगे. उसके बाद साथ साथ मैं आपको क्लास में एग्जांपल देता रहता हूँ, तो अगर आप चाहो तो वो एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हो. ओके सर. ठीक है. वो एग्जांपल्स आप याद करते रहो, और सॉरी नोट करते रहो, और अपना एक जगह लिखते रहो. उसके बाद जब आपका जो भी सेक्शन या फिर जो भी आपका एप्लीकेबल होगा, आप उस सेक्शन को या फिर उस टेक्स्ट को आप अपने एग्जांपल से रिलेट करो. आपको 1 मिनट के अंदर या आधे सेकंड के अंदर वो समझ में आ जाएगा और आप आगे बढ़ सकते हो. दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, डू नॉट ट्राई टू मग अप. लॉ रट्टा मारने की कोशिश मत करना, याद नहीं होगा और रट्टा मार के फायदा भी नहीं होगा. बिकॉज एग्जामिनर आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि मेरे को स्ट्रेट अवे बता द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस और बता द फीचर्स ऑफ दिस या बता द दीस थिंग्स एंड दिस, ये आप मेरे को बता दो. एग्जामिनर आपसे कभी भी नहीं पूछेगा ये चीज. ठीक है. एग्जामिनर आपको हमेशा केस स्टडी देगा और केस स्टडी के बेसिस पे ही आपको आंसर देने पड़ेंगे. तो रट्टा मत मारना. ये मत सोचना कि मैं लॉ का रट्टा मारूं तो मेरे को समझ में आ जाएगा एंड मेरा काम चल जाएगा. आपको लॉ का एसेंस और आपको लॉ का कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा.
ठीक है, ओके सर। ओके। तो आज के लिए सब यही समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। ओके। और कोई भी डाउट हो, आप जब ये गो थ्रू कर रहे होगे अपने माइंड में, तो अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप लेके आइए, एंड फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर रिकलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की चीजें स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, एनी होमवर्क या बस इसी को ही गो थ्रू करना है एक बार? इसी को गो थ्रू कर लो सर, कोई होमवर्क नहीं। ओके सर। ओके, चलिए मिलते हैं फिर आपसे ट्यूसडे क्लास में।